चलिए कुछ यहीं से स्टार्ट करते हैं। और वेद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो तो योग में आप लोग पढ़े ही हैं, और उसको जो है दोहराने का उतना खास रोज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐसे एक पेज में इसको इंक्लूड कर देंगे। वो तो मेन मेन जो है सब। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है सबसे पहले क्या आया था? राधा कृष्णन आयोग। आप लोग से कुछ थोड़ा सा ये फास्ट में मैसेज कीजिएगा तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं फास्ट में, तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं कल। इसमें जो है राधा कृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा को कितने भागों में बांटे गए थे? कल बताए थे आप लोग को, मैसेज कीजिएगा। 3 भाग में, बहुत बढ़िया। सामान्य शिक्षा, सरकारी और व्यावसायिक शिक्षा। शांति निकेतन और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की तर्ज पर कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई थी? ग्रामीण विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, और एक महाविद्यालय में छात्र की संख्या कितनी रहनी चाहिए इसमें, राधा कृष्णन आयोग में? 1000, बहुत बढ़िया। और विश्वविद्यालय में कम से कम कितने दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया गया था? 180 दिन, ठीक है। 6 महीना एक तरह से हो सकता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आई? माध्यमिक शिक्षा आयोग। 1952, बहुत बढ़िया। उस टाइम में कौन इसका अध्यक्ष थे? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के टाइम में जो ये आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो ये हुआ था गठन हुआ था। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, बहुत बढ़िया। इसे दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को? मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता मुदलियार आयोग। है। हाँ, बहुत बढ़िया। और किस आयोग में MCQ क्वेश्चन पद्धति जो है अपनाया गया था? इसी में, मुदलियार में। हाँ इसी में मुदलियार, मुदलियार आयोग में। बहुत बढ़िया। कौन कौन सब्जेक्ट जो है, कर हम उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय अनिवार्य रहे? कौन कौन से सब्जेक्ट का बात किया गया था जो कि अनिवार्य रूप से रहना चाहिए? गणित, मैथ्स, जीके, आर्ट, म्यूजिक। अरे तो बढ़िया, सबको याद है, इसका मतलब कि अच्छे से सुन रहे थे कल सभी लोग। चलिए नेक्स्ट जो है, UGC का गठन कब हुई थी? 1953। हाँ, 1953 में, बहुत बढ़िया। UGC का फुल फॉर्म? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत बढ़िया। औपचारिक रूप से इसका फीता कौन काटा था, नींव रखा था सबसे पहले? पीजे अब्दुल मौलाना कलाम। अब्दुल कलाम। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। संसद के द्वारा कब ये स्वायत्त संगठन बनाया गया था, स्थापित की गई थी?
टाइम पूछ रहे हैं सर आप? क्या? ईयर पूछ रहे हैं? हाँ, ये जो है ना, उस टाइम में तो एक औपचारिक रूप से 1953 में जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूएससी का नींव रखी थी, लेकिन पूर्ण रूप से संसद द्वारा जो है पारित कब किया गया था इसको, इस संगठन को? 1956 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1956 ईस्वी में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है। इस आयोग का क्या काम होता है मुख्य रूप से? काम बहुत सारा है, लेकिन केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको मान्यता देता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया। इसके बता ही दिए। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, कहाँ कहाँ है वो याद नहीं होगा आप लोग को लिखने का। कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी। हाँ, ऐसे है ना? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर में है। ठीक है, तो बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। यूजीसी जो छात्रवृत्ति प्रदान करता है, और नेट का जो उसमें जेआरएफ पास करने वाले स्टूडेंट को प्रति वर्ष जो है कितने रुपये खर्च करते हैं हर साल? 725 करोड़। हम्म, 725 करोड़। ठीक है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ते श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है। और यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना कितना रहता है? 5 years या 65 years का हो, जो पहले हो। बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो है अभी वर्तमान में जो है यूजीसी के अध्यक्ष पीएम जगदीश कुमार, हाँ, प्रोफेसर। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। कोठारी आयोग ये सब तो नहीं पढ़ाए थे कल भावना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए हम लोग रिवीजन कर लिया अभी फास्ट में। आ जाते हैं। पीडीएफ दिख रहा है ना सही से? ओके। चलिए हम लोग ये अभी यूजीसी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, तो वो कब आज आज मिलेगी? आज हो जाएगा, आज भेज देंगे सर। वो थोड़ा सा ना वो उसमें टाइटल ये सब जो है इंक्लूड भेजना था, तो दिन में ही भेजे हैं। आज शाम में को ही उनको भेज देना चाहिए था, रात में, तो दिन में ही भेजे। इस वजह से लग रहा है कि नहीं मिल जाएगा, आज शाम में हो जाएगा। 28 दिसंबर 1953 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी थी। हम लोग इस डिस्कशन कर लिए। और 1956 ईस्वी में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। इसका मुख्यालय बताया कि नई दिल्ली में है। बहुत अच्छा। उसके बाद इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर में है। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के देखरेख करना, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसकी शिक्षा की देखरेख करना, शिक्षा एवं शोध संबंधित सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना सभी यूनिवर्सिटी को। ये सब चीज जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। और सरकार यूजीसी के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। सरकार, गवर्नमेंट जो है इसको धन देती है, जो भी खर्च होते हैं उसके लिए। और आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने का सुझाव देता है, तथा ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यह देश के सभी विश्वविद्यालय में धन आवंटित देते हैं और तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है उसका जो है क्रियान्वयन जो है यही करती है। और यूजीसी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में जीआरएफ पास करते हैं उसको आयोग द्वारा डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर हर साल औसतन 725 करोड़ खर्च किए जाते हैं। 725 करोड़।
रुपीज। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है शांति स्वरूप भटनागर, और ज्ञान विज्ञान विमुक्ति श्लोक कहाँ से लिया गया था? विष्णु पुराण से। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पढ़ लिए थे हम लोग अभी। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो इसका कार्यकाल रहेगा। और यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यहाँ तक हम लोग रिविजन कर लिए। आगे जो है भावनात्मक एकता समिति है, ये 1961 ईस्वी में इसके जो है कमेटी का गठन हुआ था। इसके जो है इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? भावनात्मक एकता को बल देना था। उस टाइम में देश में जो है ये हो गया था क्षेत्रवाद और भाषावाद, इस टाइप का जो है ये अलग अलग भावना से जुड़े हुए लोग नहीं थे, एकता नहीं थी। तो उसको जो है एकता में लाने के लिए ये भावनात्मक एकता समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और यह राष्ट्रीयता के भावना देके और कुछ बातों को में जो राष्ट्रीयता के भाव एकता है, इसमें एकता पर बल दिया गया, भावनात्मक एकता को बल देना था। मुख्य रूप से याद रखिएगा भावनात्मक, ये पूछा जाता है कि भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये हो गया। या ये ईस्वी पूछ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भावनात्मक एकता को बल देना। बस इतना ही आता है क्वेश्चन, ज्यादा भावनात्मक एकता समिति मिलाने के लिए रहता है, ईस्वी दिया रहता तो ईस्वी मिला दीजिएगा। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक है, ये जो कोठारी आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोठारी आयोग जो है इसका ईस्वी है कोठारी कमीशन का 1964 से 66, 1964 to 66। और इसको दूसरा जो है बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं कोठारी आयोग को। इसमें हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1964 ईस्वी में भारत के केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कहा 1964 ईस्वी में भारत के केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसको? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भी याद रखिएगा तो याद रहेगा। इसका फुल नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नया कंस्ट्रक्टिव करने के लिए जो है एक एवं दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए एक आयोग का गठन किया, किसके अध्यक्षता में? कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और इस कहीं कहीं रहता है डॉक्टर DS कोठारी, उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। किसका? यूजीसी के अध्यक्ष थे। कौन? DS कोठारी। उसी के टाइम में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, नीतियों, थ्योरी, नीति मतलब की पॉलिसी एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। एक अपना सिद्धांत, थ्योरी बनाना, पॉलिसी बनाना, ये सब बना के इस आयोग का कार्य था। और राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार करके सरकार को अवगत कराना इसका मुख्य काम था। और फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि आयोग को अमेरिका, रूस, आयोग जब इस आयोग में का जो गठन हो रहा था उस टाइम में कह रहा है कि आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों, एजुकेटेड पर्सन को एवं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। तो उस टाइम में जो है इसको ये अमेरिका से, रूस से और इंग्लैंड से, यूनेस्को के जो है कुछ इंटेलेक्चुअल लोग और साइंटिस्ट को जो है उस मीटिंग में, कमिटी में रखा गया। उससे जो है कुछ अपना सजेशन और सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। उस टाइम में सजेशन लिए गए थे इसका गठन, कोठारी आयोग के गठन टाइम में। और इसमें
निम्नलिखित और सदस्य कुछ लोग को जो रखा भी गया था उसमें, फिर कह रहा है इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया। किस किस तथ्य पर, इस सबको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव। ये जो है कह रहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव। और दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा के लिए 3 भाषाई फॉर्मूला, कौन कौन, मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में से एक कोई भी, तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ये शिक्षा के लिए बोल रहे हैं कि 3 भाषा जो है, पूछा जाता है त्रिभाषा फॉर्मूला किस आयोग में गठित किया गया था, लागू किया गया था, तो इसी में कोठारी आयोग नाम आएगा। और शिक्षा के लिए 3 भाषाई फॉर्मूला, मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो इस दोनों में से कोई भी, और तथा क्षेत्रीय भाषा। 3 हो गया ना, मातृभाषा, एक हो गया हिंदी या अंग्रेजी कोई एक, इसमें से कोई एक, और एक हो गया क्षेत्रीय भाषा का विकास। और उसके बाद कर है राष्ट्रीय आय का 6% जो है, मातृभाषा में तो हिंदी आ गई ना। नहीं मातृभाषा में आपको ये सब आता है, हर क्षेत्र का जो है ना अलग अलग मातृभाषा होता है। जैसे बंगाल में वो अपना तो क्षेत्रीय भाषा हुई ना, वो हाँ क्षेत्रीय भाषा हुई। हाँ मातृभाषा तो हिंदी कहलाती है, फिर एक अंग्रेजी हुई और क्षेत्रीय भाषा, इस तरीके से 3 भाषाएं होंगी ना। हाँ 3 भाषा इस तरह से हो सके। हिंदी या कोई कोई प्रीफर हिंदी को कर रहा है। मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा अलग होता है, जिसको हिंदी हम लोग बोलते हैं, एक वो होता है, एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा तो एक तो हो गया, जो समझ गए आप लोग, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा होता है। मातृभाषा आपको जिस क्षेत्र में रीजनल है वो हो गया रीजनल। रीजनल तो ये भाषा हो गया। मातृभाषा में हिंदी आता है, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है मातृभाषा। हर हर चित्र का अलग अलग होते हैं। मातृभाषा जो जैसे कोई बंगाली है तो बंगाली भाषा उसका मातृभाषा है। हाँ, और एक या हिंदी अंग्रेजी को एक राष्ट्रीय भाषा का विकास। और राष्ट्रीय आय का वो भी 6, तो क्या बोले, क्षेत्रीय भाषा भी तो वही कहलाई ना। अगर मातृभाषा बंगाली है तो क्षेत्रीय भाषा भी तो बंगाली हुई ना, क्योंकि वो बंगाल प्रदेश का है, तो बंगाली नहीं, भाषा को भी तो हम वो कहते हैं नहीं, क्षेत्रीय भाषा। नहीं, क्षेत्रीय भाषा मतलब बंगाल का भी बहुत सारा भाषा होते हैं। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी अलग अलग भाषा होता है। बंगाली में ही अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग भाषा होते हैं। हाँ रारा ठीक है, ओके, राजभाषा सही बोले वो। गोट इट। हाँ ये जो अभी जो बता रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं कि हर, जैसे कि पूरा इंडिया 44 समाज में बांटा हुआ है। जैसे अंग 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 प्रदेश में कौन थे, कर्ण थे, तो अंग अंग बिहार में जो अंग जो है क्या है, अंगिका बोला जाता है। फिर उसके बाद बंगाल में भी, जो बंगाली में अलग अलग ये समाज है, उस समाज का अपना भाषा होती है, ठीक है। वो हर एरिया का अलग होता है। जैसे लुधियाना पंजाब, उसका अलग अपना क्षेत्रीय एक होता है, और उसमें समाज के भी रहता है, उस समाज का अलग भाषा होता है। तो जो समाज का जो भाषा होता है ना, उसी को मातृ भाषा भाषा बोला जाता है। जैसे अभी आपको अंगिका, मिथिला, और इसके बाद मगध, और आपका उधर यूपी, कोरसक, वज्जी, सब कौन कौन भाषा, बहुत सारा भाषा है, उस अलग एक एरिया का होता है। एक क्षेत्रीय भाषा होता है, वो हर एरिया का अपना एक भाषा होता है। और एक समाज का भाषा होता है, समाज का भाषा को ही मातृभाषा बोला जाता है। और हिंदी एवं अंग्रेजी एक, हिंदी में से अंग्रेजी कोई एक, और क्षेत्रीय भाषा एक मान के चलिए कि हर एरिया का अपना होता है। और ऐसे समझिए, समाज जैसे है कि इंडिया में 44 समाज हैं। समाज को जो प्रत्येक समाज का एक अपना भाषा है, ठीक है, और हर एरिया का अलग अलग भाषा होती है। बंगाल में जो है बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो वो क्या होता है कि ये हो गया क्षेत्रीय भाषा, उड़ीसा बंगाली ये क्षेत्रीय भाषा हो गया। अब बंगाल में भी जो है बंगाली जो है, हर उसमें कई जितना समाज होगा बंगाल में, उसका अलग अलग ये होगा, लैंग्वेज होगा। ठैठी कुछ अलग इस टाइप का रहता है, उस अलग देखना, और ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसको मानते हैं। और हिंदी अंग्रेजी तो सब जानते हैं, इसमें से कोई एक, ये समझे। और इसमें जी सर, क्लियर हुआ, थैंक यू। हाँ,
और नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है जितना भी इनकम होगा देश का, उसका जो है 6% जो है किस पर खर्च करना है, शिक्षा पर। कोठारी आयोग का ये उसका जो है गठन में जो है ये नियम में जो है इसको लागू किया था, इस तथ्य पर बल दिया था, फैक्ट पर। फिर अध्यापकों, जितना भी टीचर के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना था। एक निर्धारण करना था कि वो टीचर, जितने भी टीचर थे उसको जो है एक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए सही, और उनके लिए मानक तय करना था, उनके लिए क्या 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 व्यवस्था होना चाहिए सारा। फिर उसके बाद जो है सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाना। पाठ्य पुस्तक मतलब करिकुलम जितना होता है पाठ सब, उसको बेहतर बनाने की बात कर रही है कोठारी आयोग। बहुत ही अच्छा आयोग, ये इस तरह का निर्णय लिया था ये लोग। फिर नेक्स्ट आगे जो है कोठारी आयोग में कुछ पूछना है, इतना ही है। और कोठारी आयोग से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आता है, और इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे जो है पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका ईस्वी है 1968 ईस्वी में। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। और वर्ष 1968 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। कब? 1968 ईस्वी को। और यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग की प्रतिवेदन रिपोर्ट पर आधारित थी। वो जो ऊपर में रिपोर्ट जो भी हम लोग पढ़े, इसी रिपोर्ट पर जो है आधारित थे। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कह रहा है कि इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास। इसी में जो है प्रथम ये शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है 10+2+3, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 10+2+3 का पद्धति किस नीति में अपनाए गए थे? तो प्रथम शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है, और उसी में जो है हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया था, संपर्क करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। और शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, ये अवसर देने की बात कही गई। और ज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। कह रहा है कि शिक्षा के अवसरों समान किया, सभी को लिए शिक्षा समान करने की बात कही, समानता की बात की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर बल दिया, और नैतिक व सामाजिक मूल्यों पर, मोरलिटी और सोशल वैल्यू पर जो है इसका विकास पर जोर दिया इस फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में। फिर इसके बाद जो है शिक्षा से रिलेटेड ही है, समवर्ती सूची में शिक्षा कब जोड़ा गया था? समवर्ती सूची 1976 ईस्वी में। एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट, ये जो है इसमें पॉइंट है समवर्ती सूची में, कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है। कितने प्रकार की सूची होती है पता है? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो है जैसे रेलवे ये सब आ गया, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। और स्टेट राज्य सूची के अंतर्गत जो है जितने भी ये जमीन और लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये होता है, कर होता है, टैक्स होता है, वो सब आता है। और एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये जो है समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों इस पर ध्यान देंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है, किस पर? शिक्षा पर। और नीति के क्रियान्वयन में कोई मतभेद होने पर केंद्र सरकार का निर्णय जो है सर्वोपरि माना जाएगा।
कोई भी उसमें जो है मतभेद हुआ, कोई भी नीति बनाए, पॉलिसी बनाए, उसमें मतभेद आया तो उसमें किसका बात ज्यादा वैल्यू रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलिए सबसे अब जब और इतना पढ़ लिए, प्रथम ये समवर्ती सूची पढ़ लिए, तो अगला भी शिक्षा नीति पढ़ ही लेते हैं हम लोग, टाइम है अभी। तो ये जो इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसको भी हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और कोई भी ऑप्शन आता तो मैक्सिमम जो है इसका इससे क्वेश्चन रहता है। 1986 से किसी प्रकार का क्वेश्चन का नहीं समझ में आया, वहाँ इसभी दिया हुआ है, तो 1966 जो है टिक करके सही कर सकते हैं ऑप्शन को। देखिए फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह जो है इस टाइम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, और 1986 टाइम में कह रहा है कि वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है। कह रहा है कि वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। ये डिफिनेशन थोड़ा बना दिए तो अच्छा लगने के लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इधर से यहाँ से पूछे जाएंगे आपको ज्यादा। वर्ष 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी हद तक कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया। कोठारी आयोग में जो भी निर्णय ये लिए थे, तथ्य थे, फैक्ट था उसका योजना था, उसको भी ध्यान में रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन सिस्टम में संविधान की मूल धारणा एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। अब समान एक स्तर, एक मतलब कि क्राइटेरिया तक रखा, एज तक जो है रखा है कि एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ भी समान शिक्षा की बात कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी। और 1986 की राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा माना गया। एक और कोई और क्वेश्चन पूछे थे, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा उस पत्र को बोला जाता है एक तरह से जिसको एक सामंतों को दिया जाता है कि वो जो एक हायर अथॉरिटी होते हैं और वो हायर अथॉरिटी एक नियम बना दिए, सभी पर लागू होता है समान रूप से, सभी लोग उसको पालन करेंगे, तो इसलिए इसको महाधिकार पत्र माना गया है। इस पॉलिसी बनाया तो कह 1986 की राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा माना गया कि ऐसा एजुकेशन, ऐसा ये पॉइंट बनाया, इसमें जोड़ा कि सभी लोग इसको सभी जगह, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको लागू किया जाना चाहिए, इसलिए इसको महाधिकार पत्र माना गया है। और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच किस कर है? यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है इसको। शिक्षा को ये यूनिवर्सल की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है कह रहा है शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। इसको समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की अवधारणा भी कह सकते हैं। समानता की बात कही है, इसमें भी एजुकेशन को रखा है। ये नहीं कि कास्ट वाले या अपर ग्रेड के लोग ही इस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, लोअर वाले नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रखा है इस पॉलिसी में, सभी को समान की बात कही है। फिर कह रहा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया है। जितने भी कल्चर होता है, हर क्षेत्र के कल्चर को बोले कि खत्म नहीं होना चाहिए, उसको जो है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर, वैल्यू पर आधारित शिक्षा पर बल दिया है। हर क्षेत्र की कल्चर और वैल्यू पर जो है, मूल्य पर जो है आधारित एक आइडियोलॉजी होता है सभी जगह, सभी एरिया का, उस पर आधारित शिक्षा पर बल दिया है। फिर कह रहा है शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा में इसी टाइम से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो है आईटी सब जो है जितना भी होता है, ये जो है जोड़ा गया था। शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। इसी टाइम में जो है ना एक योग को भी जो है जोड़ा गया था शिक्षा में,
और केंद्रीय विद्यालय में जो भी टीचर उस टाइम में परमानेंट बहाली होते थे, अब तो अभी तो वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। इसी योग के बाद एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, योग को कब किस शिक्षा नीति में जोड़ा गया था एजुकेशन में? तो 1986 में जोड़ा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब शिक्षा प्रशासन का जो भी इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। कैसे? तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा होना चाहिए, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा होना चाहिए। प्रांत मतलब स्टेट स्तर पर जो है, स्टेट लेवल पर जो है स्टेट एजुकेशन सर्विस होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो है इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए। और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद की गठन की घोषणा की गई इसी शिक्षा नीति में। बहुत सारा पॉइंट है, 157 पॉइंट था, उसमें से मुख्य पॉइंट सब जो क्वेश्चन आता है बनता है वही सब लिए हैं। फिर प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित किया जाए, ये भी पूछते, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित किया जाना जो कि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। ऐसा नवोदय विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि बाकी जितना भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है उसको एक आइडियोलॉजी होना चाहिए कि इस टाइप का एजुकेशन और इस टाइप का व्यवस्था जो है हर पढ़ाई हर स्कूल में होना चाहिए। भले लागू नहीं कर पाए, गवर्नमेंट नहीं लागू कर पाते हैं अलग बात है, लेकिन हद तक प्रयास करते हैं हम लोग भी। फिर उस शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुक्त या खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहिए। उस शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए, हायर एजुकेशन को इजी करने के लिए फिर मुक्त मतलब खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहिए, करना इसमें जो है रखा है पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE पूछा जाता है। AICTE को कानूनी अधिकार प्रदान करना, जिस तरह से UGC है यूनिवर्सिटी के लिए, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल जितना भी कॉलेज है उसको जो है AICTE से मान्यता लेना पड़ता है। तो उसी तरह से करा भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करना। तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, इसको सतत बनाया जाना और बाह्य मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। तो इसी टाइम में जो है ग्रेड सिस्टम रखा गया कि यह जो है ये बहुत अच्छा ये दिया था इसमें ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि किसी को 100 में 90 नंबर आया, 90, किसी को 95 आया, 93 आया, 96 आया, 98 आया, तो अब 90 से ऊपर जितना भी आया है उसको A ग्रेड में रखा जाए। तो ताकि किसी को जो है 90 से ऊपर वाले को ये नहीं हो कि किसी को होता है ना कि हीन भावना आ जाता हम कम नंबर प्राप्त किए, ग्रेड दे दिया तो उसमें A ग्रेड में A ग्रेड प्राप्त कर लिया। तो इस चीज को जो है ध्यान को रखते हुए इसलिए ग्रेड सिस्टम की व्यवस्था लागू करना था ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, उसको सतत बनाया जाना और वह मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। इसमें अभी जो पढ़े हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें कुछ क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर जिला स्तर की शिक्षा बताई, एक बार उसके बारे में दोबारा बताना सर। महेश जी, हाँ एक बार अच्छे से एक बार क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका जो आवाज जो है ना, या किसी को समझ में आया तो थोड़ा सा बताइए, तो क्या बोलना चाह रहे हैं महेश जी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दोबारा समझना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके, आवाज सही से नहीं आ रहा था इसलिए पूछे। ठीक है, आपने बीच में बताया था राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो पॉइंट क्लियर कर दो सर।
अच्छा ठीक है, ये हम थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर से रिवीजन कर एक बार कर देते हैं, ठीक है। फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1986, वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। फिर जो है आगे जो है कह रहा है कि वर्ष 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी हद तक कोठारी आयोग के प्रयोजन एवं अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया। कह रहा है कि जो कोठारी आयोग में जो भी फैक्ट था उसको जो है ये ध्यान में रख करके इस शिक्षा नीति को बनाया गया। फिर कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल एजुकेशन सिस्टम में संविधान को मूल धारणा एक स्तर, संविधान का जो मूल धारणा क्या रखा गया था, कह रहा है कि एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजुकेशन में जो है ये रखा गया कि एक स्तर तक जो है वो चाहे आपको इंटर 10th तक हो या 12th तक हो, या ऐसा स्पष्ट नहीं किया है। वो कह रहा है कि एक स्तर तक जो है सभी को जो है बिना भेदभाव को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक। फिर है 1986 के राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र, मेग्ना कार्टा माना गया। इसमें कोई डाउट? आने वाले समय में जो है कोई भी आने वाला मतलब कि इन फ्यूचर जो है जो भी एजुकेशन पॉलिसी, जैसे अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, कह रहा है कि उसमें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने में इस चीज को भी ध्यान में रखा गया, इस पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जाए। आगे जो भी नीति बनेगा वो राष्ट्रीय नीति, कह रहा है 1986 के राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र माना गया था सभी के लिए। एक सेकेंड ही बगल में डिस्टर्ब हो जाते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। कह रहा है कि इस टाइम में जो एजुकेशन पॉलिसी ऐसा बनाया कि वो यूनिवर्सल लेवल पर उसको यहाँ से जो भी डिग्री प्राप्त करे उसको यूनिवर्सल लेवल पर उसको मान्यता मिले, और वो जो है कहीं भी जो है जा सकते हैं देश विदेश, और उसको उस डिग्री को इस लेवल क्वालिटी ऐसा होना चाहिए शिक्षा में जो कि अदर कंट्री भी जाने यूनिवर्स जाए तो उसको उस लेवल का उसको ये मिले, मान्यता मिले। इसको समानता के लिए भी कर रहा है, इसको समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की अवधारणा भी कर सकते हैं। ये सार्वभौमिक पहुंच मतलब कि ऐसा एजुकेशन जो कि सभी जगह इक्वल वैल्यू है। जैसे यहाँ ग्रेजुएशन किया तो अदर कंट्री में भी जो है ग्रेजुएट लेवल का वैल्यू होना चाहिए, ये ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। महेश जी समझ गए ये? यस सर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इंडिया से अगर कोई ग्रेजुएट होके जाता है मतलब अदर कंट्रीज में, तो वहां पे ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी उन्हें फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है कहीं कहीं पर, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं सुने हैं, लेकिन ये इस पॉलिसी को ध्यान में रखिएगा। और ये अब सुन लिए होंगे कहीं से, लेकिन लिखित रूप से जब देखिएगा कहीं तो उसको वैल्यू दीजिएगा। कोई बोलते हैं तो उस पर ज्यादा ये नहीं करना है, लिखित रूप वाला को ज्यादा वैल्यू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने कहीं पढ़ा है, हो सकता है कहीं कहीं जो है ऐसा करता होगा कि यहाँ का एजुकेशन लेवल नहीं उसको लेवल का ये मिलता होगा, तो क्या करता होगा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता होगा कुछ जगह, होगा कुछ जगह सिस्टम। सही बोल रहे हैं आप। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। इस सेंटेंस को समझ लीजिए कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, हर एरिया का, हर क्षेत्र का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मतलब कि कल्चर को ध्यान में रख करके शिक्षा को, वहाँ का हर क्षेत्र का कल्चर होता है और वैल्यू पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। ऐसा नहीं कि ऐसा नियम नहीं कि सभी जगह जो है वही हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए, सभी लोग ऐसा ही करना है, यही चीज को पालन करना है। कुछ जगह जो है बंगला पेपर को भी ऐड किया है, कहीं उड़ीसा को भी उड़िया को भी ऐड किया है, कुछ जगह जो है नॉर्मल ही है, सभी लोग जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, सोशल साइंस ये सब पढ़ते हैं, ऐसे ही रहता है। कुछ जगह जो है सोशल क्षेत्रीय जो है सब ये लैंग्वेज को अनिवार्य किया हुआ है, इसमें पास होना ही है।
तो इस टाइप का कहा है कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया कि उस टाइम में आईटी का उतना कंप्यूटर वम्प्यूटर का ये सब जो है एजुकेशन में नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में बोला है कि आधुनिकीकरण जितना भी मॉडर्नाइजेशन हो, जितना से जितना हो सके एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन करे और उसमें कंप्यूटर का भी भागीदारी हो, और क्या कहते हैं जितना ग्रेडिंग हो, ये सारा चीज जो है इसी एजुकेशन पॉलिसी में आए, जितना बेहतर हो सके शिक्षा उस पर ध्यान दिया है। इसीलिए इस टाइम में जो है आपको स्पोर्ट्स टीचर्स और योगा ये सब को भी जोड़ा गया था। और शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जो हर जगह का हर मतलब कि बोर्ड का अपना अपना ये होता है, बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, बंगाल बोर्ड होगा, उड़ीसा बोर्ड होता है एजुकेशन का। उसी तरह से कह रहा है कि शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, ऐसा नहीं कि सभी लोग को वहीं दिल्ली ही पहुंचना पड़े, कुछ भी काम पड़ा एजुकेशन से, कागज पत्तर जितना भी होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए वहां ही जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला गया इसको जो है डिसेंट्रलाइज करे, विकेंद्रीकरण करे, हर स्टेट हर एरिया में जो है करा है, स्टेट लेवल राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, फिर स्टेट लेवल पर होना चाहिए सेवा, उसके बाद जो है जिला स्तर पर भी वही सुविधा होना चाहिए, एक काउंसिल होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी को किसी प्रकार का मार्क से संबंधित या कोई कंप्लेन करना हो शिक्षा से रिलेटेड, या अंक पत्र या कोई चीज भुला गया वो निकलवाना हो, तो वो कह रहा है कि उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा होना चाहिए, एक ये इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसी तरह का बोर्ड होना चाहिए प्रांत स्तर पर, मतलब स्टेट लेवल पर प्रांतीय शिक्षा सेवा, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद, एक तरह से परिषद के गठन की घोषणा की गई इसी शिक्षा नीति में। और नेक्स्ट जो है बताए थे, इसमें कोई इसी का पूछ रहे थे ना महेश जी? यस सर, यही था सर। क्लियर हो गया आपका? जी जी सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट जो है प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित, नवोदय विद्यालय के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि हर जिला में रहता है। कह रहा है कि वो कह रहा है कि प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित किया जाना, जो कि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। आदर्श मतलब कि यहाँ इंग्लिश में बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल, नहीं होता है कि जैसा वो है उसी तरह का जो है, हर लोग आइडियोलॉजी को पालन करना चाहता है ना, तो उसी तरह का मॉडर्न उसी पर आधारित जो है वैसा ही एजुकेशन विद्यालय और विद्यालय भी बने। फिर तो नेक्स्ट ये जो, गवर्नमेंट का ही रहेगा ना? हाँ गवर्नमेंट का ही बातचीत हो रही है। सर इसका कहीं पे लिस्ट होता है कि भाई इस जिले का ये मतलब वो एक पर्टिकुलर स्कूल है हाँ हर जिले में, हर नवोदय? पूरे इंडिया में हर जिले में नवोदय विद्यालय बना हुआ है। नाम इसका नवोदय विद्यालय के नाम से ही जाना जाता है ऐसा? हाँ नवोदय विद्यालय के अभी वैकेंसी भी आई हुई थी कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय में, बहुत टीचर अभी एग्जाम 27, 28, 29 हुआ है कुछ एग्जाम ओके। चलो। जैसे केंद्रीय विद्यालय होता है ना केवी, उसी तरह जी से नवोदय जी विद्यालय सर। हाँ। ओके। उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुफ्त या खुले विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। जैसे कोई हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो उसको जो है जैसे 12th तक किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में जॉब लग गया, कुछ करने लगा तो उनको टाइम नहीं मिल रहा है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, ग्रेजुएशन करने का, तो जो उसके लिए एक सुविधा क्या किया, ओपन यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की। और ओपन यूनिवर्सिटी बनवा के अभी भी ओपन यूनिवर्सिटी का जैसे इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहां से लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसका अपना करिकुलम होता है, पाठ्य पुस्तक, उसको पढ़ते हैं, स्टडी करके एग्जाम देते हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, प्रतिष्ठित प्राप्त उस सब्जेक्ट में कर लेते हैं हर लोग अपने अपने सब्जेक्ट में। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT को कानूनी अधिकार प्रदान करना, कानूनी रूप से उसको अधिकार प्रदान करना, पहले से भी था AICT, लेकिन उसको जो कानूनी रूप से जो है अधिकार जो है प्राप्त करने की बात कही है। फिर वो बताए थे तत्कालीन शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में
सुधार करना, इसको सतत बनाए जाना और बाह्य मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके। इसमें तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ाई, अच्छा 7 हो गया, तो इसको आगे जो है ना, इनको और हम लोग जो है ये इतना ज्यादा इसको जो रिवीजन कर लीजिएगा, और इसी को जो है आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के बाद ये सब इधर आ जाएगा, ये सब नेक की स्थापना का ये सब पढ़ेंगे हम लोग। कंप्लीट करके, कंप्लीट हो जाने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करा देंगे, तब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और ये सब कुछ ऐड करना है, इसी वजह से हम पीडीएफ शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कल क्वेश्चन पूछे थे ना, वेदांत कितने हैं, उसके बाद जो है वेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला को क्या कहा जाता है, ये सब ऐड करके उसके बाद शेयर कर देंगे, ठीक है। सर 5-10 मिनट और पढ़ा दीजिए यदि हो सके तो। ओके, चलिए तो कोई बात नहीं है, ये हम लोग को कंप्लीट कर लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद आया, तो 1986 के बाद जो है एक समिति और बना था, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ईस्वी में। आचार्य राममूर्ति कमेटी में क्या हुआ था, इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। ये भी जो आचार्य राममूर्ति जी भी जो है, ये कमेटी में क्या हुआ, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो भी बना था उसको तुरंत 1990 में जो है उसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध कर रहा है कि इसके जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के, कर रहा है कि इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचार एवं समाज शास्त्री आचार्य राममूर्ति थे, इसलिए आचार्य राममूर्ति समिति कहा गया, इसको रखा गया आचार्य राममूर्ति कमेटी। गांधीवादी विचारधारा के थे और समाज शास्त्री भी थे। तो इसके मुख्य सिफारिशें क्या था, मॉडलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति होना चाहिए। सेमेस्टर पद्धति की बात कौन की, आचार्य राममूर्ति समिति, ठीक है, आचार्य राममूर्ति कमेटी बोल सकते हैं। 1990 में ये इन्होंने ही सेमेस्टर सिस्टम और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थी। तो ये मॉडलर शिक्षा में जो क्या क्या रखा था, मॉडलर शिक्षा में, मॉडलर मतलब कि आधुनिक शिक्षा, सिफारिश की आधुनिक शिक्षा होना चाहिए जो कि सेमेस्टर पद्धति होना चाहिए, और कौशल बेस होना चाहिए, कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट पर आधारित होना चाहिए, से संबंधित थी। बस यही पूछा जाता है, दो चीज पूछेंगे इससे कि इसके जो अध्यक्ष कौन थे, आचार्य राममूर्ति, और इस समिति का स्थापना दिवस 1990, और इन्होंने जो है मॉडलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति की जो है बात की, और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थी। बस, और नेक्स्ट जो है आगे जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2090 के बाद जो सीधा एजुकेशन में काम कब हुआ, 2005 ईस्वी में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें क्या हुआ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 और किसी विषय पर समूह चर्चा को आधारित किया। हाँ, इसका जो कह रहा है इसमें जो आया पाठ्य करिकुलम में पाठ्य चर्चा का जो रूपरेखा था, ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा बच्चों को जो है ना लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उस टाइम में बच्चों को काफी ये बुक लेके जाना पड़ता था, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए कह रहा है कि किसी विषय पर जो है एक टॉपिक होना चाहिए, उस टॉपिक पर जो है किसी विषय पर जो है समूह चर्चा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बात कही, ग्रुप डिस्कशन पर आधारित किया। ऐसा फ्रेम ये होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, फ्रेम और पाठ्य चर्या ऐसा होना चाहिए, रूपरेखा ऐसा होना चाहिए पाठ्यचर्या का, जो किसी टॉपिक पर समूह चर्चा कर करके समझ सकते हैं।
किसी टॉपिक पर उठाएं, उस पर जो है डिस्कशन करता है, तो लोग नए नए ज्ञान का वहां पर ये होता है ना, सृजन होता है, इसलिए इस तरह का बात कही। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक आया था, उसके बाद 2005 में ही नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ईस्वी में आया, और इसका जो है गठन 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसका गठन कब हुआ? 13 जून 2005 को। भारत के उस टाइम में कौन प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह जी। दूसरा इसमें जो कह रहा है कि इसके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सेम पित्रोदा थे। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। 7 वो जो है विशेषज्ञ सदस्य थे, अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ थे वो, तो 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। विशेषज्ञ मतलब कि इंटेलेक्चुअल लोग थे 7 वो। जिस तरह से हम लोग वहां नहीं कोठारी आयोग में बोले कि अमेरिका, रूस और जापान इससे जो मंगाया गया था, कुछ विशेषज्ञ को रखे थे, उसी तरह से ये जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो गठन हो रही थी, तो उस टाइम में जो हो रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 विशेषज्ञ सदस्य थे अध्यक्ष के अलावा, सेम पित्रोदा अध्यक्ष के अलावा। टोटल कितने सदस्य हो गए? 8। तो कह रहा है कि इसी को जो है, यह एक थिंक टैंक पीएम ने प्राइम मिनिस्टर को विभिन्न मुद्दों, जैसे कि किस किस मुद्दा के बारे में? शिक्षा, एजुकेशन, विज्ञान एवं तकनीकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य हेल्थ, और कृषि एग्रीकल्चर, और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्ट पर जो है बौद्धिक संपदा, और शोध संस्थान जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कर उत्तरदायित्व पर सुझाव। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए सारे लोग का, उसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सुझाव दिए। कौन? ये सदस्य, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जितने भी ये सदस्य थे, सेम पित्रोदा लगा मिला के टोटल 8। तो ये लोग जो है इसको जो है, इसी को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को ही थिंक टैंक भी बोला जाता है। पूछता है क्वेश्चन, थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को। इसी में प्रधानमंत्री के लिए जो है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है को विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न टॉपिक पर जो है, जैसे कि शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हेल्थ, एग्रीकल्चर, और इंटेलेक्चुअल संपदा, जो भी ये ग्रंथ, सभी लोग जो है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अपने अपने ये लिखे हुए हैं, बुक लिखे हुए हैं, उसको जो है करा है कि उस चीज को एक अच्छे से रखा जाए, उसको और ये किया जाए, उसमें शोध सोर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सुझाव दिए थे। इस सब पर क्या क्या इस सब का जिम्मेदारी होना चाहिए, उस पर सजेशन दिए थे। फिर इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाना, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, नागरिकों को ज्ञानवान बनाना एवं उत्साहपूर्ण समाज बनाना। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाना। पहले भी था, भारत विश्व गुरु थे, तो उसी में कह रहा है कि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाना, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, और नागरिकों को ज्ञानवान बनाना एवं उत्साहपूर्ण मोटिवेट रहे, उत्साहपूर्ण समाज बनाना। फिर उसके ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, इसको जो है जुलाई 2014 में निष्क्रिय कर गए, मतलब समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसी टाइम में जो है प्रधानमंत्री कौन आ गए? अभी जो है मोदी जी, ऐसे बोलिएगा। तो हाँ, मोदी जी आ गए, तो इसको जो है निष्क्रिय कर दिए, क्योंकि ये कांग्रेस होता है ना कि कांग्रेस का नीति बनाया हुआ, मैं इसको क्यों लागू करूं, तो ये हुआ, इसको जो निष्क्रिय कर दिए। उसके बाद जो है उच्च शिक्षा की सुलभता हेतु देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए।
वह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगभग 50 की संख्या में खोले जाए। इसी में जो है ये जो प्लानिंग बना रहे थे ये सेम पित्रोदा लोग, जो कमिटी बना था राष्ट्रीय ज्ञान नेशनल नॉलेज कमीशन, उसी में बात किया गया था कि उच्च शिक्षा को सुलभता हेतु देश भर में लगभग कितना 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए। अभी खुलता और विश्वविद्यालय खुला नहीं, लेकिन और विश्वविद्यालय खोले जाए, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगभग 50 की संख्या में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कितना 50 की संख्या में खोले जाए। और भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश की अनुमति दी जाए। अनुमति, विदेश में जो पढ़ाई एजुकेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी है, वो चाहे यदि इंडिया में अपना एजुकेशन ये करने के लिए, साथ में कोरिलेट करने के लिए, साथ में रिसर्च करने के लिए, तो उसमें जो है सहमति दिया जाए। अनुमति मतलब कि वही सहमति हुआ। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की। हर ग्राम में जो है एक पंचायती ज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां लोग जब फ्री हो वहां पर जाके अपना एक टाइम निर्धारित करके अपना ज्ञान विकास कर सके, बढ़ा सके, प्रोग्रेस कर सके। आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल अंकों में से 25% अंक जो परसेंट अंक हो। कह रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए, इंटरनल ये करने के लिए, मतलब कि नंबर देने के लिए हर स्कूल कॉलेज में जो है, कह रहा है कि टोटल जितना एग्जाम होता है उसमें जो 25% अंक जो है हर कॉलेज को अपने ये देने के लिए रहना चाहिए, रखना चाहिए, 25% अंक हो। और उस शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की गई। कह रहा है कि जो भी हायर एजुकेशन में खर्च होती है, जितना भी खर्च हो रहा है उसका 20 में से 100 रुपीज खर्च हो रही है तो उसमें 20 रुपीज जो है ही लगेगा स्टूडेंट का, बाकी जो है गवर्नमेंट देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ उस शिक्षा में खर्च का 20% जो है शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? आगे जो है इसको हम लोग इसमें याद करने के लिए है बहुत सारा, इसको याद कर सर लीजिएगा। इसको कल कल कर लेंगे सर। हाँ, इसको कल कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि 5:19 हो गया है। इसमें कोई डाउट किसी को? अभी जो पढ़ा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग चाहे या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसको तो रिवीजन करा ही दिए। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो अभी पूछ लीजिए, फिर शांति पाठ करेंगे हम लोग। क्लियर है सर। ठीक है, तो शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए, आंखें बंद कर लेते हैं। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना, जो आपने अभी किया था। अच्छा, ये बस ये वाला, हाँ 1 सेकंड बस। थैंक यू। लंबी गहरी सांस लेके दोनों एब्रो के बीच में माइंड कंसंट्रेट करते हैं, सुप्रीम पावर को याद करके एक बार उनका उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को रब करके इस पर सेक लगा लीजिए। नमस्कार सभी लोग को, थैंक यू।
होने के लिए। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर।